एक आदमी जिसने पूरे देश के शॉपिंग करने का तरीका ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक शानदार उड़ान की और उतने ही नाटकीय पतन की। एक ऐसे साम्राज्य की जिसने कभी भारतीय रिटेल पर एक छत्र राज किया था। और ये सब कुछ शुरू हुआ बस इस एक सोच से। किशोर बयानी ने ये बात उस वक्त कही जब कोई और इस बारे में सोच तक नहीं रहा था। और यही वो विजन था जिसने भारत के सबसे बड़े रिटेल साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। 90%। एक वक्त था जब फ्यूचर ग्रुप का भारत के ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मार्केट पर इतना कंट्रोल था। मतलब इसको ऐसे समझिए कि लगभग हर कोई उनके ही किसी न किसी स्टोर से सामान खरीद रहा था। क्या कमाल का दबदबा था, अविश्वसनीय। तो फिर सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना फैला हुआ साम्राज्य आखिर रातों रात गायब कैसे हो गया? है ना अजीब। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये कहानी है बड़े सपनों की, बड़े जोखिमों की और बदलते वक्त की। लेकिन इसके पतन की कहानी पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि किशोर बयानी थे कौन। उन्हें एक फेलियर के तौर पे नहीं, बल्कि एक विजनरी, एक पायनियर माना जाता था। एक ऐसा इंसान जिसने भविष्य देख लिया था और उसे सच कर दिखाया। और उस भविष्य को सच करने का पहला कदम वो था बिग बाजार। साल 2001 कोलकाता में पहला स्टोर खुला और बस उस एक स्टोर ने इंडियन रिटेल का पूरा गेम ही बदल दिया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने फ्यूचर ग्रुप को आसमान पर पहुंचा दिया। और यहां से जो स्पीड पकड़ी ना, गजब की थी। 1997 में स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई और 2012 तक फ्यूचर ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क बन चुका था। ये ग्रोथ आप जानते हैं नॉर्मल नहीं थी, ये तो एक्सप्लोसिव थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर शहर, हर कोने में फ्यूचर ग्रुप का ही बोर्ड लगा है। और ये एम्पायर सिर्फ एक नाम का नहीं था। बिग बाजार, फूड बाजार, सेंट्रल, ब्रांड फैक्ट्री, पैंटालून्स, कितने सारे नाम हैं। ये सब ब्रांड्स आम हिंदुस्तानी घरों का हिस्सा बन गए थे। सिर्फ स्टोर्स नहीं थे, ये ऐसी जगह थी जिन पर लोगों को भरोसा था। लेकिन इस पूरी चमक दमक के नीचे एक बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक दरार छिपी हुई थी। एक ऐसी कमजोरी जो बाहर से दिखती नहीं थी। ये पूरा एम्पायर असल में कर्ज की एक खोखली नींव पर खड़ा किया जा रहा था। 25,000 करोड़ रुपए। सोच सकते हैं, इतना बड़ा कर्ज था फ्यूचर ग्रुप के सर पर। और रिटेल, वो तो वैसे भी लो मार्जिन बिजनेस होता है। ऐसे में इतना बड़ा कर्ज तो एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा ही था, है ना? असली प्रॉब्लम क्या थी, इसको समझने के लिए न बस एक कंपैरिजन देखते हैं। एक तरफ फ्यूचर ग्रुप, तेजी से भागो, खूब कर्ज लो और स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स बना दो। वहीं दूसरी तरफ डी-मार्ट, आराम से चलो, कोई कर्ज नहीं और बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर। इन दो अलग रास्तों की मंजिल बिल्कुल अलग होने वाली थी। और जल्द ही वार्निंग साइंस दिखने लगे। 2012 में हालत इतनी खराब हो गई कि कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपना सबसे पुराना ब्रांड पैंटालून्स बेचना पड़ा। यह पहला बड़ा रेड फ्लैग था। ऊपर से रिलायंस रिटेल और अमेज़न जैसे नए तगड़े प्लेयर्स मार्केट में आ चुके थे। कंपटीशन अब बहुत टफ हो गया था। और फिर आया एक परफेक्ट स्टॉर्म, एक ऐसा तूफान जिसमें सारी मुश्किलें एक साथ आ गईं। बस 3 आखिरी झटके और उन्होंने फ्यूचर ग्रुप के एम्पायर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और फिर सब कुछ जैसे ताश का घर हो, ढह गया। पहला झटका, कोविड आया, स्टोर्स बंद, कैश फ्लो जीरो। दूसरा, बचने के लिए रिलायंस के साथ एक रेस्क्यू डील की। लेकिन तीसरा झटका, अमेज़न ने उस डील पर लीगल केस कर दिया, उसे रोक दिया। और आखिरी झटका, लेंडर्स ने, बैंकों ने कंपनी को बैंकरप्सी में खींच लिया। बस गेम ओवर। तो अंजाम क्या हुआ? एक 40,000 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बैंकरप्ट, 1700 से ज्यादा स्टोर्स, सब पर ताला लग गया। जो कल तक मार्केट लीडर था, आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं था। ये इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री के सबसे बड़े कोलैप्स में से एक है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के डूबने की नहीं है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इससे मिलने वाली सीख। ये हर बिजनेस पर्सन, हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक जबरदस्त केस स्टडी है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो इस पूरी कहानी का असली विलेन कौन था? देखिए, कोविड एक बड़ा फैक्टर था। हाँ, लीगल बैटल्स ने भी काम खराब किया, लेकिन 40% सबसे बड़ा हिस्सा बर्बादी की वजह सिर्फ एक चीज थी, हद से ज्यादा कर्ज, ओवर लेवरेज। यही वो कमजोर नींव थी जो आखिर में टूट गई। तो की टेकअवेज क्या हैं?
नंबर 1, कर्ज लेके आगे बढ़ना एक बहुत खतरनाक जुआ है। नंबर 2, बिजनेस स्ट्रक्चर जितना सिंपल हो उतना अच्छा। नंबर 3, कंपटीशन को कभी हल्के में मत लो। नंबर 4, कैश फ्लो ही किंग है, बाकी सब दिखावा है। और आखिरी नंबर 5, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आपको बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। और इस कहानी को आखिर में किशोर बियानी के अपने शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने खुद कहा कि हम जितना तेज दौड़ना चाहिए था उससे ज्यादा तेज दौड़े, और जितना उधार लेना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा लिया। एक सीधी, सच्ची और दर्दनाक स्वीकारोक्ति। और हम इस कहानी को इसी एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। क्या बहुत तेजी से आगे बढ़ने का एम्बिशन सब कुछ गवा देने के रिस्क के बराबर है? फ्यूचर ग्रुप की कहानी एक चीज साफ साफ सिखाती है, शिखर पर चढ़ना जितना अच्छा लगता है, वहां से गिरने पर चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। इस पर सोचना तो बनता है।